हेलो बच्चों, वेलकम टू ध्यानम क्लासेस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ध्यानम क्लासेस की ओर से क्लास 12th के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत की जा रही है। जिन बच्चों का सिलेबस किसी कारणवश नहीं कंप्लीट हो पाया या जो बच्चे मतलब अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए, उन बच्चों के लिए ये खासकर हमारा वीडियो है। हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर मतलब जो सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। मेरा नाम है रविरंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस ऑनलाइन। आज मैं केमिस्ट्री का एक छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री का नाम सुनते ही सभी बच्चों के दिमाग में डर सा बैठ जाता है। बच्चों के मतलब जो है दिमाग में ये डर होता है कि केमिस्ट्री में मेरा क्या होगा। केमिस्ट्री में बच्चे बहुत कम मार्क स्कोर कर पाते हैं। उसका रीज़न है कि बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। वो बच्चे 11th में अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और डायरेक्ट 12th में आ जाते हैं, और जिनके वजह से उनका केमिस्ट्री का बेसिक रह जाता है और वो केमिस्ट्री उनको बोझ लगने लग जाता है। तो वो बच्चे बिल्कुल ना घबराए। आज हम केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनका बोर्ड एग्ज़ाम में वेटेज 15 मार्क का है और ये 3 चैप्टर है। मैं बिलीव दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन चैप्टर से 15 मार्क आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसका गारंटी मैं लेता हूँ। आपको 15 मार्क मैं दिलाऊंगा। आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ये बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के लिए मतलब जो मैं ले जाऊंगा, आपको महसूस कराऊंगा केमिस्ट्री क्या है, आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाऊंगा केमिस्ट्री क्या है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने सिलेबस की ओर फोकस करते हैं। मेरा नाम है रविरंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस ऑनलाइन। आज हम केमिस्ट्री का एक छोटा सा पोर्शन शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जैव रसायन। तो सबसे पहला दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर ये बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो चलिए हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में समझाते हैं और इसके अंतर्गत हम कितने चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो है हमारे 3 चैप्टर आते हैं, जिनका पहला नाम है बायोमोलिकुल्स, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जैव अणु। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और दूसरा चैप्टर है पॉलीमर्स, जिसका अर्थ होता है बहुलक, और इनका भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का वेटेज होता है। और तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री इन ए डेली लाइफ, हमारे जीवन में रसायन, हमारे जीवन में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। तो इससे भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये तीनों चैप्टर को जब मिला दिया जाता है तो ये टोटल इसका वेटेज मतलब 15 मार्क्स के हो जाते हैं। तो घबराए नहीं, ये 15 मार्क्स आपके कहीं जाने वाले नहीं है। विश्वास रखें, हमारे वीडियो में बने रहें, जरूरतमंद बच्चों तक हमारा वीडियो को शेयर करते रहें। हम यहाँ पे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की सारी बात करने जा रहा हूँ। मतलब जो ऑल ओवर इंडिया में कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होगा जो हमारे इन तीनों चैप्टर पढ़ने के बाद और इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे ना बने, ऐसा नहीं हो सकता है। आप 98% जो है जवाब दे सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। मैं इनके बेसिक चीज़ों को लेकर मैं बड़े बड़े मतलब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और देखते रहें हमारा वीडियो को। तो चलिए सबसे पहला हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, इस केमिस्ट्री के इस पोर्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आपके दिमाग में मतलब बात आया कि सर ये बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, तो चलिए बायोकेमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है जैव रसायन। तो देखिए जैव रसायन ये मतलब जो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का ही एक शाखा है, एक केमिस्ट्री का ही ब्रांच है, जिसके अंतर्गत जो है हम कंपोजिशन ऑफ लाइफ एंड इट्स केमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ लाइफ एंड केमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जीवन को बनाने के लिए किन किन रसायन या किन किन केमिकलों की आवश्यकता होती है, और उस केमिकल का मतलब जो है उस केमिकल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, इन सभी के बारे में केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। तो चलिए इनके डेफिनेशन पे हम ध्यान देते हैं। कहा जाता है रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैविक तंत्र के
के कंपोजिशन और उसके रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन कहलाता है। इसका मतलब है कि जैविक तंत्र के कंपोजिशन मतलब हमारे शरीर, हमारे लिविंग थिंग के जितने भी हमारे सजीव वस्तुएं हैं, सजीव चीजें हैं, उन सब का शरीर किन किन केमिकलों से मिलकर बना है, उन्हीं केमिकल के बारे में पढ़ना, उसी केमिकल के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करना ही बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। और बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो है पहला टॉपिक है बायोमोलिकुल्स। तो समझ में आ गया कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द कंपोजिशन ऑफ लाइफ एंड इट्स केमिकल एस्पेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिशन ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है कि हमारा लाइफ किन किन केमिकल से मिलकर बना है और उन केमिकल का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, उन सभी के बारे में अध्ययन करना ही बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ूं, चलिए। मतलब जो आप लोग भी नोट्स तैयार करते चलेंगे, नोट्स को बनाते चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक है बायोमोलिकुल्स। इस चैप्टर के अंतर्गत जो इस केमिस्ट्री के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है बायोमोलिकुल्स की बात करते हैं। बोलेगा सर बायोमोलिकुल्स क्या होता है? तो बायोमोलिकुल्स जो है हम क्या बताए थे कि हमारे जीवन किन किन केमिकलों से मिलके बना है, उन केमिकलों का अध्ययन करना बायोकेमिस्ट्री है। लेकिन वो केमिकल को बनाने वाले अणु कौन है, मोलिक्यूल्स कौन है, उन्हीं मोलिक्यूल्स को ही हम बायोमोलिक्यूल्स का कहते हैं। आपको हम क्या बताए थे कि मतलब जो बायोकेमिस्ट्री में हमारे शरीर को बनाने वाले केमिकल के बारे में मतलब जो जानकारियां मिलती है, लेकिन वो केमिकल किन किन अणुओं से मिलकर बना है, किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में अध्ययन करना, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बारे में मतलब जानकारी प्राप्त करना ही, या उन्हीं मॉलिक्यूल्स को ही हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन को आप लोग देखेंगे जरा, जैविक तंत्र में पाया जाने वाला समस्त अणु मतलब हमारे शरीर में या सजीवों का शरीर जिन जिन अणुओं से मिलकर बना है, या सजीवों के शरीर में जो जो अणु उपस्थित होते हैं, जो जो अणु से मिलकर हमारा शरीर बना है, उन सभी अणुओं को ही हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, मतलब जो है जैव अणु कहते हैं। बोलेंगे सर आखिर हमारे शरीर को बनाने वाला ऐसे कौन से अणु है, जरा हमें बताइए, हमें जानकारी चाहिए कि ऐसे कौन से अणु है प्रकृति में जिनसे मिलकर हमारा आपका शरीर बना है। ये रुचि हम सब के मन में रहती है कि आखिर हमारा शरीर किन चीजों से मिलकर बना है। तो हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा शरीर किन चीजों से मिलकर बना है, तो आपका आंसर आएगा सर हमारा शरीर तो सेल से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब अरबों खरबों कोशिका मिलते हैं तो हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो मैं तुरंत आपसे फिर क्वेश्चन करूंगा, आखिर उन कोशिकाओं में ऐसे कौन से चीज पाए जाते हैं जिनके वजह से जीवन चलता है? तब आपका आंसर होगा कि उन कोशिकाओं को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता है, केमिकल्स की आवश्यकता है, कुछ मतलब जो अणुओं की आवश्यकता है, वही अणु हमारे कोशिका में फ्यूल के तरह काम करते हैं, जिनके वजह से कोशिका काम करती है, सेल काम करते हैं और हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि मतलब जो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, हमारे शरीर को बनाने वाले वे सभी अणु जो जैविक तंत्र में उपस्थित होता है या हमारा शरीर को बनाता है, वो सभी अणु को ही बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो चलिए इसके उदाहरण एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर आखिर ऐसे कौन से अणु हैं जो मतलब हमारे शरीर को बनाया है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। हमारे शरीर को बनाने वाले मतलब जो है, ऐसा नहीं कि मतलब जो है बहुत सारे अणु मिलकर बनाए, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे शरीर को बनाने वाले गिने चुने अणु है। जैसे हम बोलते हैं मकान को बनाना है, तो मकान को बनाने के लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट ईंट की होगी, मतलब सीमेंट की होगी, बालू की होगी, रेत की होगी, मतलब जो है इसके बाद छड़ की होगी, और ये सभी चीज़ों को मिलाएंगे तो मकान बनेगा। सेम उसी तरह से हमारे शरीर को बनाने वाला जो अणु है, उनमें सबसे पहला स्थान आता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट्स का स्थान आता है। बोलेगा सर ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता है। तो हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। पहले आप ये समझ लेते हैं कि हमारे शरीर को बनाने वाले कौन कौन से अणु हैं। तो सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, दूसरा आता है फैट। अब फैट जो होता है, मतलब जो है फैट को बनाने वाला केमिकल दो है, लिपिड नाम होता है और ग्लिसरॉल नाम होता है। ये
ग्लिसरॉल और लिपिड मिलकर ही हमारे शरीर में फैट का निर्माण करते हैं। याद रख लेना ये बात, फैट का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है, मतलब जो लिपिड से होता है और ग्लिसरॉल से होता है। उसी तरह से तीसरा जो अणु हमारे शरीर में उपस्थित है, हमारे जैविक तंत्र में उपस्थित है, वो है प्रोटीन। अच्छा बोलेगा सर ये प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा केमिकल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए हमारे शरीर में मतलब जो एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। एमिनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बना होता है। किससे बना होता है प्रोटीन? एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन होता है। और चौथे जो हमारे शरीर में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या होता है? विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को मिलकर, ये सभी मिलकर बनाता है। और इसके अलावा एक और होता है 5वां नंबर में न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं बच्चे? न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं जिसको हम डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं। डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं। इतना ही अणु है हमारे शरीर को बनाने वाला, यही है, गौर से देख लीजिए, यही है जिन्होंने हमारे आपके शरीर को बनाया है। इनका नाम फिर से एक बार याद कर लेते हैं अपने लोग। हमारे शरीर को बनाने वाला कौन कौन से अणु हैं? पहला नंबर कार्बोहाइड्रेट्स है, दूसरा फैट्स है, तीसरा प्रोटीन है, चौथा विटामिन एंड मिनरल्स है, और पांचवा जो है न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए डीएनए की बात करते हैं, ठीक है। हम विटामिन एंड मिनरल्स की बात करते हैं, विटामिन ए, बी, सी, बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे विटामिन से कुल हमारे शरीर को बनाने वाले 13 विटामिन हैं। तो हम विटामिन की भी बात करेंगे, एक एक करके इन सभी अणुओं के बारे में पढ़ेंगे। आप घबराएं नहीं कि सर कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फैट क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, न्यूक्लिक, ये सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया? इन सभी अणु को ही हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का नाम देते हैं, जैव अणु का नाम देते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा बायोमोलिक्यूल्स क्या है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या पता है कि अब आपको मन में ये सवाल होता होगा, सर आखिर ये सेल के अंदर करता क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे सेल के अंदर, और ये फैट क्या करता है हमारे शरीर में, प्रोटीन क्या करता है, विटामिन एंड मिनरल्स क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या करता है? हम एक छोटा सा झलक देना चाहते हैं। ऐसे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ मतलब जो है डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा आपको झलक देना चाहता हूँ। पता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देने का काम करते, ऊर्जा। हम जो बोल रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, एनर्जी के वजह से पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, एनर्जी के वजह से मतलब सुन पा रहे हैं। मतलब लिविंग थिंग, मतलब जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, जितने भी सजीव जीव हैं, उनके अंदर जो भी लाइफ प्रोसेस चल रहा है, जैव प्रक्रम हो रहा है एनर्जी की वजह से। अगर जिसके पास एनर्जी नहीं है, जिस लिविंग थिंग के पास अगर एनर्जी खत्म हो जाए, वो डेड हो जाएगा, वो मृत घोषित हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है? हमारे शरीर में जो एनर्जी देने का फ्यूल, मतलब हमारे शरीर का ये फ्यूल है जिसको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स क्या कर रहे हैं? एनर्जी देने का काम कर रहे हैं। अच्छा फैट क्या कर रहा है? हमारे शरीर में ग्रोथ कराने का काम कर रहा है, वृद्धि, जिसको कहते हैं वृद्धि कराता है, ग्रोथ, वृद्धि। हमारा शरीर जो है मोटा हो रहा है, हमारा शरीर पतला हो रहा है, हमारा शरीर लंबा, ये क्या है? हमारे शरीर का ग्रोथ है, हमारा वजन बढ़ा रहा है। ये वजन बढ़ाने का काम हमारे शरीर में फैट करता है। और हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग का जो काम है, बॉडी बिल्डिंग का जो काम होता है, BUILDING, बॉडी बिल्डिंग का जो काम होता है वो हमारे शरीर में प्रोटीन का काम है। प्रोटीन हमारे शरीर में मसल्स बनाते हैं, हमारे शरीर का हाइट वृद्धि करने में मदद करता है, ये सब प्रोटीन्स करते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहा है, फैट ग्रोथ का काम कर रहा है, और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का काम कर रहा है। तो आपके मन में सवाल होगा, सर ये मतलब जो विटामिन और मिनरल्स का क्या काम है? बउआ विटामिन और मिनरल्स जो है हमारे शरीर में होने वाले रोगों से बचाता है। ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को शक्ति प्रदान करता है, हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करता है, इम्यूनिटी बनाने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो आँख से रिलेटेड रोग हो जाएगा। अगर हमारे शरीर में सी की कमी हो गई, स्किन रिलेटेड और सब बहुत सारे बीमारी का कारण बन जाएगा। हमारे शरीर में विटामिन डी कमी हो गई
तो हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगे। हमारे शरीर में अगर आयरन की कमी हो गई, हमारे शरीर में अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई तो हमारे ब्लड संबंधित रोग मतलब उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये सब विटामिन क्या करते हैं, मिनरल्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, रोगों से हमें बचाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे शरीर में विटामिन की आवश्यकता है। बोलेगा सर ये न्यूक्लिक एसिड का क्या काम है? तो बउआ, हर घर के अंदर एक गार्जियन होता है, एक बॉस होता है, जिनके वजह से वो घर चलता है। सेम उसी प्रकार से हमारे शरीर को बनाने वाला जो सेल है, उसके अंदर जो बॉस बैठा हुआ है, वो बॉस हमारा डीएनए आरएनए है। वो बॉस हमारे पूरे शरीर को, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, और इस सेल पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो बॉस बैठा हुआ है वो न्यूक्लिक एसिड है। तो चलिए, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये हमारे सारे के सारे अणु बायोमोलिकुल्स हैं और ये इनका क्या क्या काम है। मैंने थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, इसके बाद हम इनके बारे में पढ़ते चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, डिटेल में बात करेंगे। क्या आपको पता है ये जितने भी अणु हैं, इन सब अणुओं को बनाने के लिए मात्र मतलब जो है 5-6 ऐसे एटम हैं जिन्होंने इनको बनाया है। इनको बनाने में कुछ ज़्यादा मतलब एटम, परमाणु की आवश्यकता नहीं, मात्र गिना चुना 5-6 एटम हैं जो मिलकर इन सभी का निर्माण किए। बोलेंगे सर ऐसा क्या, आखिर ऐसा कौन कौन सा एटम है जिन्होंने ये बायोमोलिकुल्स का निर्माण किया है? तो चलिए मैं आपको एकदम मैजिक तरीका से याद दिलाता हूं, आप कभी भूल नहीं पाएंगे हमारे इस केमिस्ट्री को। बिलीव करें, मतलब विश्वास हम पे रखें और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बने रहें। मेरा गारंटी है आपको बेहतर से बेहतर एग्जाम में स्कोरिंग का करवाने का। आप बिल्कुल चिंता मत करें कि सर मेरा केमिस्ट्री वीक है। अगर ये केमिस्ट्री का मेरा ये पोर्शन पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, 15 मार्क तो मेरे कहीं जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, केमिस्ट्री के दूसरे पोर्शन का भी चिंता ना करें, उनके लिए भी हमारे चंदन सर हैं जो आप लोगों को बेहतर पढ़ाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये बायोमोलिकुल्स वो बनाने वाला जो एटम है, मतलब जो परमाणु है, वो सबसे बड़ा जो योगदान हमारा कार्बन एटम का है। इसके अलावा हाइड्रोजन एटम होते हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन होते हैं। ये 3 एटम ऐसे हैं जिनका इनको बनाने में सबसे बड़ी योगदान है, सबसे बड़ी भूमिका है। अगर ये 3 नहीं होते तो इनको बनाने की हम कल्पना भी नहीं करते। अच्छा, इनके अलावा 2-3 ऐसे एटम हैं जो इनको बनाने में मदद करते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन का, इसके अलावा हम बात करते हैं फॉस्फोरस का, इसके अलावा थोड़ा सा लिटिल बिट मात्रा में सल्फर भी हमारे शरीर में पाया जाता है। और ये 5-6 एटम ऐसे हैं जिनसे मिलकर हमारे शरीर को बनाने वाला बायोमोलिकुल्स बना होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आपको क्या पता है कि ये जितने भी बायोमोलिकुल्स बने हैं वो इन 5-6 मतलब परमाणुओं से मिलकर बने हैं, इन 5-6 एटम से मिलकर बने हैं। सबसे पहला है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कुछ मात्रा में क्या है, सल्फर है। बस इन 5-6 एलिमेंट से, इन 5-6 मतलब जो है एटम से मिलकर हमारे शरीर का बायोमोलिकुल्स बना होता है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मैं एक और मैजिक ट्रिक बताता हूं। अगर हमारे शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए तो याद रख लेना बउआ, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर रहा है? अगर 3 एटम मिल जाए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ट्रिक है, आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। याद रखना इस बात को कि अगर हमारे शरीर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है। अच्छा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल जाए तो ये फैट का भी निर्माण कर सकता है। बोलेंगे सर आपने तो अभी बताया था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा, फिर आपने फैट का मतलब नाम बता दिया। तो बुआ इसमें एक चीज मैं ऐड कर देना चाहता हूं, अगर इसमें कार्बन की संख्या ऑक्सीजन से अधिक हो जाए, कार्बन की संख्या ऑक्सीजन से अधिक हो जाए तो वो फैट मॉलिक्यूल्स है। अगर कार्बन की संख्या ऑक्सीजन के बराबर हो जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट है। यही दोनों डिफरेंस, और कुछ नहीं है बुआ।
दिमाग में आप घुसा लीजिए, कचरा को निकाल फेंकिए और आप मतलब जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है आप शेयर करने का काम करें। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि मतलब जो है केमिस्ट्री कितना आसान है, मैजिक की तरह आपके दिमाग में मैं घुसा दूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि अभी जस्ट हमने बात किया कि कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो कार्बोहाइड्रेट भी बन जाएगा और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा फैट का भी निर्माण कर लेगा। बोलेगा सर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस आपके सामने में है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या दोनों बराबर हो जाए, आंख बंद करके बोल देना कार्बोहाइड्रेट है। किसकी संख्या बराबर हो जाए? कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे बुआ? ये कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जब कार्बन की संख्या बड़ा हो जाए और ऑक्सीजन कम हो जाए वो फैट है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा चलो एक और ट्रिक मैं बताता हूं। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन ऐड हो जाए तो आंख बंद करके बोलना वो प्रोटीन है, वो एमाइनो एसिड की बात कर रहा है। एमाइनो एसिड की बात कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन जुड़ जाए, समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन कहेंगे। प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, याद रख लेना अभी बच्चा। चलो अच्छा, इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अलावा अगर फॉस्फोरस भी ऐड हो जाए, फॉस्फोरस भी ऐड हो जाए तो बउआ वो कहलाता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। उसी का नाम है डीएनए, आरएनए। ये न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है और यही न्यूक्लिक एसिड डीएनए, आरएनए है। डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स है। समझ में आ रहा है बउआ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आसान है, याद रखना कुछ नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिला तो किसका निर्माण किया? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिला, किसका निर्माण किया? फैट का। तो अंतर क्या है? जब कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा बराबर हो जाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बन और मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बराबर नहीं हो, जिसमें कार्बन ज़्यादा हो ऑक्सीजन कम हो, फैट है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन जुड़ जाए वो क्या कहलाएगा? प्रोटीन का निर्माण कर देगा। अच्छा, नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स मतलब फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाते हैं तो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना मजा आ रहा है, कितना इजी है। इसी तरह बने रहे हमारे वीडियो में। और ऐसा नहीं कि घर पे जाके इधर उधर दिमाग भटकाए, नहीं, मैं देख रहा हूँ कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत पीटूंगा उसको आके उसके घर पे, इसलिए हमारे वीडियो को अच्छे से देखते रहे और पढ़ाई करते रहे। तो चलिए आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसके एक बार बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या हमने बताया? कार्बोहाइड्रेट्स, एमाइनो एसिड जिनसे प्रोटीन मिलके बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को बनाने वाला है, लिपिड्स वही बताए थे, लिपिड्स मतलब फैट, लिपिड्स और ग्लिसरॉल मिलता है तो फैट का निर्माण करता है। प्रोटीन की बात तो किया ही था मैंने। इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन का बात भी किया था कि ये मिनरल्स और विटामिन हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बनाने में मदद करता है, बीमारी से लड़ने में मदद करता है। समझ में आ रहा है ना? एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे, अपने नोट्स को तैयारी कर लेंगे। ठीक है बहुत, ठीक है बउआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वही बात हमने बताया था कि जीव कोशिका मुख्य रूप से जीवों की कोशिका मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बना है। क्या बताए थे? थोड़ा सा मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है, सल्फर भी मिलता है। अब कहाँ मिलता है तो देखेंगे, प्रोटीन में मिलता है, मतलब मिथ्योनियन वाला में मिलता है। बाद में इसके हम डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रख लेना, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस के अलावा थोड़ा सा सल्फर भी है, सल्फर की बनी होती है। जैव अणु कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बना एक कंपाउंड यौगिक है जो जीवन के निर्माण को करता है।
मतलब पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, पूरे ब्रह्मांड सिस्टम को बनाने वाला, यही सब मतलब जो है एटम्स हैं। और ये सब एटम्स मिलते हैं तो बायोमोलिकुल्स का निर्माण करते हैं, और ये बायोमोलिकुल्स जब मिलता है तो हमारा आपका शरीर को बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आसान है। चलिए, अब पता है ये जो बायोमोलिकुल्स हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा गया माइक्रोमोलिकुल्स और दूसरे को कहा गया मैक्रोमोलिकुल्स। माइक्रो का अर्थ होता है, मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म जिसको हम मतलब जो खुली आंखों से नहीं देख पाते, बहुत ही छोटा छोटा होता है, उसको कहते हैं माइक्रो, MICRO। देखिए, अगर प्रोनाउंसिएशन के नज़र से देखा जाए तो दोनों में प्रोनाउंसिएशन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। एक का नाम है माइक्रो और दूसरे का नाम है मैक्रो। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म होता है और मैक्रो का मतलब बृहद होता है। बउआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब जो है माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सूक्ष्म होते हैं, जो छोटे होते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो बड़ा होता है, लार्ज होता है, उनको माइक्रो कहा जाता है। अच्छा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स में इसका क्या मतलब है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिनमें कार्बन एटम की संख्या 30 से कम हो। कार्बन एटम की संख्या लेस देन 30 होना चाहिए। अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन बनाने वाले जो कार्बन एटम्स हैं उसमें अगर 30 से कार्बन एटम कम हैं, उन मतलब बायोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स के कैटेगरी में रखा जाएगा। उन्हें हम माइक्रोमोलिक्यूल्स का नाम देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरा है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन एटम की संख्या ग्रेटर देन 30 हो। ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिसमें कार्बन एटम बनाने वाला उसका कार्बन एटम की संख्या क्या हो, 30 से ज्यादा हो, उसको कहा जाता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, बृहद अणु कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं। बोलता है वे सभी अणु जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 30 से अधिक ना हो, मतलब जिसको बनाने वाला कार्बन परमाणु जो है वो 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो, MICRO, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। बउआ आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप लोग जो है नोट्स इसका तैयारी करते रहेंगे, बनाते रहेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। मुझे बिलीव है कि आप इन केमिस्ट्री के पोर्शन से एक भी मार्क छोड़ के नहीं आएंगे और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाएंगे आप। तो चलिए, अब मैं बता रहा हूं ना कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। मुझे भूल जाओगे लेकिन मेरी पढ़ाई को भूल नहीं पाओगे। जहां जाओगे मुझे ही पाओगे, हमारी पढ़ाई को ही पाओगे। चलो आगे हम बात करते हैं, बृहद अणु की बात करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स वे सभी अणु जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 30 से अधिक हो, जिसमें कार्बन एटम जो है 30 प्लस हो, 30 से ज्यादा होता है, ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल्स को ही हम लोग कहते हैं बृहद अणु। ऐसी को कहा जाता है माइक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। और ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हमेशा याद रखना, मतलब जो है ये पॉलीमर्स के नेचर के होते हैं, पॉलीमर्स के नेचर। अब बोले सर ये पॉलीमर्स क्या होता है? पॉलीमर्स का मतलब होता है मतलब जिसके मिलने से एक लंबा लॉन्ग चेन बनता है, जो बार बार एक ही यूनिट को रिपीट करके एक लंबा चेन बनाता है, उसी चेन का नाम है पॉलीमर्स, बहुलक जिसको हिंदी में कहते हैं। तो जितने भी जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसमें बहुत सारे कार्बन एटम जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते, एक लंबा चेन बनाते हैं। और ये जब लंबा चेन का निर्माण हो जाता है तो हम इनको पॉलीमर्स का नाम देते हैं। तो याद रखना बउआ कि मतलब जो जितने भी बृहद अणु हैं वो वास्तव में बहुलक के नेचर के हैं, बहुलक प्रकृति के हैं, पॉलीमर्स नेचर्स के होते हैं। अब इन बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहला चर्चा करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। अभी जस्ट बात किया था ना कि बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट्स है, दूसरा फैट है, तीसरा प्रोटीन है, चौथा विटामिन एंड मिनरल है, पांचवा न्यूक्लिक एसिड है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। ठीक है, तो चलो इसको हम समझाते हैं और याद रखना, अच्छे से समझना। मैं इसको आपके अंदर तक समाहित कर दूंगा, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे इसे। तो चलो हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की
हम बात करते हैं कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका कार्बोहाइड्रेट जितने भी रसायन शास्त्री थे जिन्होंने मतलब जो है इसके बारे में समझाया, उसके लिए हमें दो परिभाषा मिले हैं, दो डेफिनेशन मिला है। हमारे साइंटिस्ट थे, हमारे जो केमिस्ट्री के ज्ञाता थे, मतलब इनका अलग अलग मतलब जो है समय काल में इसका अलग अलग परिभाषा दिया। प्राचीन समय में इसके अलग परिभाषा थे और आज के मॉडर्न समय में इसकी परिभाषा बदल गई है। मतलब क्यों बदल गई है इसकी हम बाद में बात करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप जान जाएंगे कि ये न्यू डेफिनेशन की क्या जरूरत थी। तो चलो इसके एक ओल्ड डेफिनेशन दिए गए हैं, ओल्ड डेफिनेशन है और इसका एक दूसरा न्यू डेफिनेशन है जो यही न्यू डेफिनेशन को एग्जाम में लिखना है। ओल्ड डेफिनेशन के बारे में नहीं लिखना है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो भ्रम है वो टूट जाएगा, जो गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा हुआ है वो निकाल के फेंक दूंगा और मैं न्यू कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में डाल दूंगा, न्यू डेफिनेशन। तो सबसे पहला हम लोग ओल्ड डेफिनेशन को समझेंगे और ये समझेंगे आखिर ओल्ड डेफिनेशन में क्या कमी रह गई थी जिसके वजह से न्यू डेफिनेशन को लाना पड़ा। तो इसके परिभाषा को समझते हैं, ओल्ड डेफिनेशन को समझते हैं कि आखिर ओल्ड डेफिनेशन क्या था कार्बोहाइड्रेट्स का। क्या आपको पता है कि हमारे मतलब जो है पहले के वैज्ञानिकों ने कार्बोहाइड्रेट्स को किस प्रकार समझाया था? उसने कहा जब कार्बन जो है वाटर से रिएक्शन कर लेता है, किससे रिएक्शन करता है? वाटर से रिएक्शन कर लेता है तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन और जल के मिलने से, वाटर के मिलने से बनता है, उसे कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और इसका परिभाषा दिया गया कि मतलब जो है कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। अब यहां से नाम से ही क्लियर है, कार्बन मतलब जो है कार्बन की बात की जा रही है। हाइड्रेट्स का केमिस्ट्री में मतलब होता है वाटर, जल। इसका मतलब क्या हो गया? H2O की बात कर रहा है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, जो कार्बन जल के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाता है, उन्हीं कंपाउंड का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। ये ओल्ड डेफिनेशन के अनुसार है। इसमें से कार्बन की संख्या कुछ होगी और जल की संख्या कुछ होगी और यही कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? जब कार्बन जल के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। इसका मतलब कार्बन जो है हाइड्रेट्स, कार्बन का हाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, कार्बन और वाटर के मिलने से बना होता है। तो इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। अगर ओल्ड डेफिनेशन को अनुसार कहा जाए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, तो आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वे होते हैं जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, जो कार्बन और मतलब जो है जल से मिलकर बना होता है, वाटर से मिलकर बना होता है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा? चलो इसको हम समझाते हैं और अच्छे से इसका डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए ये ओल्ड डेफिनेशन क्या कहता है? दुनिया में वे सभी अणु जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। किसके हाइड्रेट्स होते हैं बउआ? कार्बन के। दुनिया में कुछ भी, पहले ओल्ड डेफिनेशन के अनुसार से, आज के अनुसार से नहीं, ओल्ड डेफिनेशन के अनुसार से कार्बन के जो हाइड्रेट्स होते हैं उन सभी को पहले आंख बंद करके कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दिया जाता है। और इसके जो जनरल फॉर्मूला को बनाया गया था उस समय में CxH2O, इसका ये मतलब होता है कार्बन की कुछ संख्या होगी और कुछ संख्या जल, दोनों मिलकर रिएक्शन करेगा। मतलब CxH2O y मान लेते हैं, यहाँ पर जल की संख्या कुछ और होगी और कार्बन की संख्या कुछ और होगी, और जब दोनों मिलेगा तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करेगा। और इसी को कहा जाता था कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला, जिसको अपने लोग कहते हैं साधारण सूत्र। पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूला क्या होते हैं, तो आंख बंद करके आप लोग इसका जवाब दे देना, CxH2O
Y होता है, हॉल ट्वाइस Y। इसका मतलब जल की कुछ संख्या होगी, कुछ कार्बन की संख्या होगी, और जब दोनों मिलेगा रिएक्शन करके तब कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अपने नोट्स में इसको लिख लेंगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया है, CxH2O। होता है कार्बन की कुछ संख्या होगी, कुछ जल की संख्या होगी, और ये जब मिलेगा तो इसके जनरल फॉर्मूला का निर्माण करेगा। ये साधारण सूत्र, इसको कहते हैं साधारण सूत्र। जनरल फॉर्मूला का मतलब साधारण सूत्र। अच्छा, क्या आपको पता है इसमें हम बताए थे, शुरुआत में बताए थे, कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की संख्या बराबर होगी, इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो कार्बन से डबल होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 2 होगा। मतलब जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर आप इन सभी का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो आपको आएगा 1:2:1, 1:2:1। मतलब जो है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है बच्चा? 1:2:1 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देखकर हम समझ सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का साधारण कार्बोहाइड्रेट्स होता है ग्लूकोज। मतलब जो है ये मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का परिभाषा, डेफिनेशन, इसके फॉर्मूला के बारे में क्लास 10th में तो हम लोगों ने पढ़ा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, आंख बंद करके आप लोग बता देंगे, अच्छा C6H12O6, C6H12O6। इसमें जरा बताएंगे यहाँ X के जगह क्या आया है? 6। यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन की जो संख्या होगी X होगी, उसकी संख्या है 6, और यहाँ से अगर हम 6 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा H2O, और Y की संख्या भी निकल जाएगी 6। तो जरा बताएंगे कि भैया अगर इसको हम लिखना चाहेंगे ग्लूकोज को इस जनरल फॉर्मूला पर आधारित, इस जनरल फॉर्मूला के तरह लिखना चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H2O6 हो जाएगा, जहां X बराबर 6 और Y बराबर 6। क्या ये जनरल फॉर्मूला का पालन नहीं किया? क्या कि नहीं किया? अगर जो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूला का पालन करता है उन कंपाउंड्स को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जो जनरल फॉर्मूला का पालन नहीं करेगा वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा। यही तो ऑल्ड डेफिनेशन था कि नहीं था बउआ? ये समझ में आ रहा है कि ऑल्ड डेफिनेशन क्या कह रहा है? कि ऑल्ड डेफिनेशन कहता है जो जनरल फॉर्मूला का, कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फॉर्मूला है, जो भी कंपाउंड इसके जनरल फॉर्मूला का पालन करेगा, जनरल फॉर्मूला के तरह लिखा जाएगा, वैसे कंपाउंड को ही कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज, और भी एग्जाम्पल इसका दे सकते हैं, फ्रुक्टोज दे सकते हैं, सुक्रोज दे सकते हैं। अगर आप इसका मतलब जो फॉर्मूला देखेंगे और ये इसका फॉर्मूला जो है इसी जनरल फॉर्मूला पे आ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि भैया ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो गए? ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। आगे हम बात करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे। आप बिल्कुल ना घबराएंगे, सर ये सुक्रोज क्या होता है, फ्रुक्टोज क्या होता है, लैक्टोज क्या होता है, सारा बात करेंगे। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। लेकिन पता है जब साइंस इवॉल्व हुआ, जब धीरे धीरे मतलब जो है लोगों ने इसका खोज करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे हमें प्रकृति में कुछ ऐसे भी कंपाउंड मिले जो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला का पालन नहीं कर रहा था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स था। इसका मतलब गलत हो गया। क्या कह रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूं कि दुनिया में कुछ, प्रकृति में कुछ ऐसे भी मतलब कंपाउंड मौजूद थे जो इसके जनरल फॉर्मूला के तरह नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब चेक किया गया, उसका जांच किया गया, केमिकल उसका पता लगाया गया, तो पता चला वो कार्बोहाइड्रेट्स थे। अब इसका मतलब क्या है कि यह फॉर्मूला ही गलत है। मतलब ये फॉर्मूला
कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन नहीं कर पा रहा, उसको परिभाषित नहीं कर पा रहा है, तो क्या कहा जाता है कि लेकिन कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जनरल फॉर्मूला का पालन नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में वो कार्बोहाइड्रेट्स थे। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है रहीमनोज। रहीमनोज का फॉर्मूला आप जरा देखेंगे, इसका फॉर्मूला आता है C6H12O5। जरा गौर से इसको याद कर ले, इसको देख ले, इसको दिमाग में बैठा ले कि रहीमनोज ही एक ऐसा उदाहरण था जो कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूला की तरह नहीं दिख रहा था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट था। क्या फॉर्मूला है? C6H12O5। अब जरा देखें यहाँ x का मान क्या हो गया, x का वैल्यू 6 आ रहा है, लेकिन क्या ये y का वैल्यू यहाँ से निकल पाएगा? क्या यहाँ पे कुछ कॉमन कर पाएंगे? क्या यहाँ पे हम कुछ भी कॉमन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब y का वैल्यू यहाँ से हम प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, y का वैल्यू नहीं निकलेगा तो क्या ये जनरल फॉर्मूला की तरह लिखा जाएगा? क्या इसमें कॉमन लेके हॉल ट्वाइस, मतलब जो हॉल कुछ कर सकते? क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए मतलब तिरछी नजर से लोगों ने देखना शुरू कर दिया कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा को। बोला ये समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया में किसको कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। आखिर कार्बोहाइड्रेट्स का जो डेफिनेशन था, उस डेफिनेशन के अनुसार से मतलब इसको परिभाषित किया जा सकता था, मतलब किया जाना चाहिए था, लेकिन इस मतलब डेफिनेशन को ये पालन नहीं करता। अच्छा चलो आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं। बउआ इसका जरा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? तो इसका हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। क्या एग्जाम्पल लेंगे कि प्रकृति में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया गया, जो जनरल फॉर्मूला के तरह तो दिख रहा था, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं था। वो कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं था। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले क्या था कि भैया वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जनरल फॉर्मूला की तरह नहीं दिख रहा है। एग्जाम्पल रहीमनोज। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला के तरह तो दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स वास्तव में है नहीं। बोलेगा सर ऐसा कौन सा कंपाउंड है, जरा हमको जरा बताइए। तो हम यहाँ पे इस बात का हम इसका चर्चा करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और मतलब जो है HCHO। जरा इसको अरेंज करके देखें तो पता चलेगा यहाँ पे कार्बन 1 है तो कार्बन के मतलब X के जगह 1 डाल देंगे। यहाँ पे मतलब 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन को मिला के हम मतलब H2O का निर्माण कर देंगे। और यहाँ पे हम जैसे ही अरेंज कर दिए तो हमें पता चला यहाँ पर जो X का वैल्यू आया 6 आया, सॉरी X का जो वैल्यू आया है वो आया है 1 आया है, और Y का जो वैल्यू आया है ये भी 1 आया है। क्या आपको ये जनरल फॉर्मूला के तरह नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है जनरल फॉर्मूला, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना कि ये कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूला की तरह तो दिख रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स है नहीं। अच्छा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब देखिए इसमें अगर हम इसको अरेंज करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 कार्बन मिलेंगे, C2 मिल गया। और जब हम मतलब जो वाटर इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अरेंज करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा H2O का होल ट्वाइस, मतलब 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है। यहाँ से काउंट करें कितना हाइड्रोजन है, 1 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 3 1 4 और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो कितना मिल गया यहाँ पे? Y का वैल्यू 2 मिल गया, और X का वैल्यू कितना मिला? 2 मिल गया। क्या ये जनरल फॉर्मूला को पालन नहीं कर रहा है? जनरल फॉर्मूला का पालन कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये है एसिटिक, मतलब एसिटिक एसिड है और ये जनरल फॉर्मूला का पालन कर रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अच्छा तीसरा एग्जांपल की हम बात करते हैं, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3, मतलब COOH और एक OH ग्रुप इस पे लटका हुआ रहता है, मतलब इस पर सस्पेंडेड रहता है। अब इसको हम अरेंज करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? C3H2O का होल थ्राइस, मतलब यहाँ पे X का वैल्यू आपको मतलब 3 मिलेगा और यहाँ पे Y का वैल्यू भी 3 मिलेगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि अच्छा ये तो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूला का, जनरल फॉर्मूला का पालन कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। तो आपको क्या यहाँ से सीखने को मिला? आप इस ओल्ड डेफिनेशन के अनुसार से और इन कुछ एग्जाम्पल के अनुसार से
आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो उसके फॉर्मूला का पालन नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूला का पालन करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके डेफिनेशन में लोचा था और ये डेफिनेशन को बाद में गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया में उससे उससे जो भी चीज़ संबंधित होगा वो सभी चीज़ को डिफाइन कर देगा, उस सभी चीज़ को परिभाषित कर देगा। और उसके बाद जरूरत थी एक न्यू डेफिनेशन की, और उसके बाद न्यू डेफिनेशन जो है पिक्चर में आता है, कॉन्सेप्ट में आता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया है। ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग याद कर लेना बउआ लोग। मतलब जो है फॉर्मल्डिहाइड है जिसमें C1H2O1 है, मतलब उसमें X का वैल्यू 1 और Y का वैल्यू 1, और इसमें एसिटिक एसिड में X का वैल्यू 2, Y का वैल्यू भी 2, इसमें मतलब जो है लैक्टिक एसिड में X का वैल्यू 3 और Y का वैल्यू 3। ये सारे के सारे जनरल फार्मूला का पालन कर रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं। एग्जाम्पल याद रखना, वो रेहिमनोज का एग्जाम्पल जो कार्बोहाइड्रेट्स है लेकिन जनरल फार्मूला का पालन नहीं कर रहा है, और ये 3 एग्जाम्पल जो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है लेकिन फार्मूला का पालन कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल मैं इसके अगला मतलब टॉपिक को शुरू करूंगा, न्यू डेफिनेशन को समझूंगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें और जोर शोर से तैयारी करें और अच्छे मार्क लाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को हर जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। गुड नाइट।